कोरोना महामारी के बीच पूरे विश्व पर एक किस्म का वैश्विक संकट है। ऐसे मौके पर स्कूलों को चला पाना और इंडस्ट्रीज़ को चला पाना बहुत एक दिक्कत का काम हुआ है। तो इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंट्री वाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं स्कूलों को और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए क्या उनकी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का संकट अभी पूरे विश्व पे है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बहुत सारे स्कूल बड़ा उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। खासकर फिर बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना वो भी आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। तो कैसे आप इस पूरी समस्या को देखते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं इस बारे में? कोविड-19 ये पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी महामारी है। तो उसके लिए हम लोगों का जब से ये चल रहा है, क्योंकि स्कूल तो सारे बंद हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं। और सारे हमारे जितने भी टीचर्स हैं, इवन ऑनलाइन के साथ साथ हम सारे हमारे जो टीचर्स हैं घरों में विजिट कर रहे हैं, बच्चों के देख रहे हैं कि वो प्रॉपर वो होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहे हैं, किस हिसाब से जो इन लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसके बाद वो बच्चा उसको उस पर तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लोग पर डे करीब हर टीचर उसी लोकेलिटी के हिसाब से हम भेज रहे हैं। सब्जेक्ट टीचर हर वो घरों में जा रहा है, बच्चों के देख रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहा है, सारा कुछ अपनी तरफ से स्कूल पूरी तैयारी कर रहा है, मैनेजमेंट भी पूरी तैयारी कर रहा है। बच्चों को हम लोग कोविड से निपटने के लिए भी बहुत कुछ उनको समझा रहे हैं कि कैसे उनको बचना है, कोविड से कैसे लड़ना है। तो जिससे बच्चों को बार बार बताया जा रहा है कि आप घर में बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहनें, एटलीस्ट कहीं पे भी कोई हर चीज़ का बच्चे ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, पेरेंट्स को भी बता रहे हैं। तो ये इस पर हमारा पूरा कार्य कर रहे हैं। हमारा स्कूल मैनेजमेंट भी लगा हुआ है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, सारे लोग पूरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जब रोजगार पर संकट आ गया है, बेरोजगारी बहुत चारों ओर फैल गई है, तो उन्होंने एक नारा दिया है कि लोकल और वोकल वाला ये कंसेप्ट दिया है। तो आपको भी बहुत वो पसंद आया है। तो किस तरह से आप उसको क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सर, बेसिकली हम लोग उत्तराखंड बेस्ड हैं, तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम यहाँ के अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग बहन हैं, बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास समस्याएं गांव शहरों से गांव की ओर आगे पलायन हो चुका है। तो इस पर अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल पर वोकल जो मोदी जी का सपना है, तो उस पर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको कैसे हम इस पर खरा उतर सकें। तो मेरा अभी हमारा एक प्रोजेक्ट पर हम 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो हम उत्तराखंड की जो लोकल प्रोडक्ट है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचाएं। पहले हम उसको अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान देंगे। हमारे पास पहाड़ों में बहुत कुछ है करने के लिए, तो उस पर हमारा अभी प्लान चल रहा है पूरा। हमने उसके लिए पूरा एक वेयर हाउस और कुछ फैक्ट्री बनाने का हम लोग हल्द्वानी में प्लान कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें 70% तक काम हमारा हो चुका है। उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और मुझे लगता है कि एक ये अच्छी पहल होगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनेगी। अच्छा, इससे स्थानीय स्तर पर जो किसान जो काम कर रहा है, तो क्या उससे भी और स्थानीय जो युवा हैं उनको क्या रोजगार के बढ़ाए जा सकते हैं? अवसर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं, जितने भी आज तक काम कर रहे हैं, उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। क्योंकि पहले जैसे हमारे जो गांव में दूरदस्ती गांव हैं, वहाँ से कोई भी किसान आता अपना सामान बेचने के लिए उसको बागेश्वर या अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, तो उससे ज़्यादा तो उसका आने जाने में किराया लग जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे कि गांव में जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे। तो गांव में जो भी मटेरियल होगा, सपोज कोई मशरूम उगा रहा है, कोई चाय की खेती कर रहा है, कोई मडुआ उगा रहा है। आजकल मडुआ में इतना बिस्किट से बन रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। कोई भट्ट, हमारे यहाँ काली भट्ट होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम उसका किसानों को भी अच्छा मूल्य देंगे और वहाँ से जो रोज़गार के बहुत बड़े साधन होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें काम करेंगे। और इसको हम एक अपना पूरा पैकिंग वगैरह करके इसको हम ऑनलाइन भी बेचेंगे, अपने स्टोर भी बनाएंगे और प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारा मेन रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री वाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी NB भट्ट जी। तो उनका बड़ा लंबा एक अनुभव रहा है, सामाजिक बड़ा अनुभव है। तो उनसे हम जानेंगे कि इस कोरोना काल में
वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता कि सर अभी कोरोना काल है, पिछले 2-3 महीने से सारी शिक्षण संस्थाएं बंद है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रखना और संस्थाओं को चलाना, खासकर ये बड़ी समस्या। तो क्या आप इस संबंध में क्या आप कर रहे हैं सर कार्रवाई? देखिए पांडे जी, हाँ, मैं जिस संस्था की आप चर्चा कर रहे हैं ये संस्था है अनएडेड सेल्फ एडेड स्कूल, यानी कि खुद जो संसाधन हमारा फीस है उससे स्कूल चलाना। और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। उसका मतलब होता है चैरिटी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। जो आया है वो एकेडमिक उन्नति के लिए काम आए, और वो जो हमारा स्टाफ है जो भी है उसके वेतन आज देने भुगतान के लिए आए। तो कोरोना काल में इस महामारी में सबसे ज़्यादा मार हम जैसी संस्थाओं पर पड़ी है। वो ये पड़ी है कि हमारा केवल एक माध्यम था फीस, जिसके दम पर हम सारे काम करते थे, वो अकादमिक हो गैर अकादमिक हो और अपने कर्मचारियों का वेतन आदि हो। तो ये संकट बहुत बड़ा, और जिसकी बड़ी जिम्मेदारी उसका बड़ा संकट बढ़ा। जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी या सदस्य हैं सोसाइटी के, वो दिल्ली में उनके भी कारोबार हैं, उनका कारोबार का एडवर्स असर पड़ा, बुरा असर पड़ा पूरे इस कोरोना काल में। उसके बावजूद भी किसी हद तक हमारे वाइस चेयरमैन हैं दिल्ली में मिस्टर जगदीश पांडे जी, 2 महीने की सैलरी उन्होंने कहीं से संकट के दौर पे कहीं से ले करके 40 लाख रुपए दी, और जिससे हमने 2 महीने की सैलरी हम अपने एम्प्लॉय को दे पाए। हाईकोर्ट के पास तमाम जनहित याचिकाएं गई। हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय के आधार पर मीनाक्षी सुंदरम जो है सेक्रेटरी महोदया ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो उस आधार पर जो आदेश पारित है उसका हम अक्षरशः अनुपालन कर रहे हैं। उसमें कर्मचारियों का, अब हमने पेरेंट्स से अपील की है कि भाई हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, आप जो है फीस आप जमा कर दीजिए। और उसमें ये भी हमने ध्यान में रखा है कि जो पेरेंट्स कोरोना काल में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जो हाईकोर्ट के निर्देश है, मीनाक्षी सुंदरम महोदया का जो निर्देश पे कार्रवाई है कि जो आर्थिक संकट में वो अतिरिक्त समय ले लें स्कूल प्रशासन से, वो हमने भी कहा है कि अपने स्टाफ से कहा है कि कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेगा आर्थिक संकट में, तो उनसे एक एप्लीकेशन आप ले लीजिए, उनको हम अतिरिक्त समय दे देंगे। एक सर ये सवाल ये जानना चाह रहा था कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि मतलब जब हाईकोर्ट कह रहा है कि फ़ीस नहीं ली जाए, सरकार के लिए नहीं ली जाए, तो फिर पेरेंट्स से क्यों ली जा रही, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पांडे जी, सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये हाईकोर्ट के जजमेंट का अनादर है। हाईकोर्ट ने 3 डायरेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट को, जिस पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। पहला, ये ऑनलाइन क्लासेस जो चला रहे हैं वो फीस देंगे पेरेंट्स, जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का वो ले रहे हैं। दूसरा ये है कि वो जो आर्थिक संकट में आ गए हैं और तत्काल फीस नहीं दे सकते हैं, स्कूल प्रशासन उनके बच्चों को ना निकाले, कोई टीसी ना दे, उनका शोषण ना हो, और ऐसे पेरेंट्स स्कूल प्रशासन से अतिरिक्त समय लें। और तीसरा, उन्होंने स्कूल से निकालने के लिए मना किया। तो हम तो जो है अक्षरतः माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं, अक्षरतः, और उस पर अपनी बात हम जोड़ दें। हमारे प्रबंधन ने हमेशा ये जिम्मेदारी ली है कि जिसके भी घर में हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा आर्थिक संकट आया, उस आर्थिक संकट की वजह से वो हमारे यहाँ फीस देने की स्थिति में नहीं रहा, तो उनको हमने पूरा गोद लिया। ऐसे 150 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारा तो कोई गैरकानूनी सोच और गैरकानूनी एक्शन की तो हमसे तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है, मैं समझता हूँ कि वो उनको खुद को मालूम नहीं है कि हाईकोर्ट का आदेश क्या है। अच्छा, एक चीज़ सर दूसरा ये भी जानना चाहता हूँ कि आर्थिक संकट की इस परेशानी के वक्त में आपकी सरकार से क्या कोई राहत की उम्मीद आप कर रहे हैं, और क्या पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? देखिए पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम राहत की मांग, इतना ही राहत चाहते थे सरकार से कि हमारी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां बच्चों को लाने के लिए हैं, इसका हम कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करते, इसका टैक्स माफ़ कर देती सरकार, इसकी जो भी सरकार लेती है वो माफ़ कर देती। दूसरा, जो संस्था हमारी है, इसके हमें आर्थिक बोझ होता है ना, संस्था अगर हमने किराए पे ले रखी है तो उसका भी देना पड़ता है ना,
तो सरकार वो पैसा हमें रियम्बर्स कर देती, जो हमें किराया देना है इसका। तो हमें ज़्यादा अपेक्षा सरकार से नहीं थी, हमें वो रिलीफ चाहिए था कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, भावी जनरेशन को बनाने के लिए काम करें। सरकार का दायित्व था कि हमारी समस्या को गंभीरता से समझते हुए हमारा जो ये टैक्स वैक्स का जो माफी है वो कर देती और किराया कम से कम वो रियम्बर्स कर देती स्कूलों का जो हमें महीने में किराया देना पड़ता है। और जो बिजली का बिल है, इसी का 3.5 लाख का बिजली का बिल आया है। और जहां पर ये कोरोना सेंटर बनाया, पांडे जी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोरोना सेंटर बनाया, सरकार ने इसका उपयोग किया, उसके बाद भी 3.5 लाख का बिजली का बिल आया, वो बिजली का बिल हमारा माफ कर देती। बस यही अपेक्षा, हमें सरकार से बड़ी अपेक्षा नहीं है इससे ज्यादा। और पेरेंट्स से क्या उम्मीद करेंगे? पेरेंट्स से ये उम्मीद है, मेरी पेरेंट्स से करबद्ध प्रार्थना है, मेरी अपील है, ये किसी ने बनाया है, ये इस वजह से बनाया है कि एक गुणवत्ता की शिक्षा अपनी पीढ़ी को देना, अपने समाज को देना, भावी पीढ़ी को देना, एक बड़े लक्ष्य से बनाया है। और ये बना करके, ये ज़मीन खरीद के बिल्डिंग बना के 30 साल के लिए सोसाइटी को लीज इसकी कर दी गई। और अब क्या है, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, समाज की प्रॉपर्टी है, हमारा काम है चौकीदारी करना। तो मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने को मालिक समझें और मैनेजमेंट को, जो प्रबंधन है, उसको मालिक ना समझ करके उसको कस्टोडियन समझें। उसका काम है भावी पीढ़ी को तैयार करना। और पेरेंट्स से यह अनुरोध है कि जब वो गाड़ी अपनी समझेंगे, जिसमें उनके गाड़ी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिस गाड़ी का, इस यहाँ का एक कमरा हम किराए, कोई व्यावसायिक हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, सारा कुछ संसाधन बच्चों के लिए है, ये जो भी आप अंदर देख रहे हैं। तो पेरेंट्स से ये उम्मीद है कि ये जिम्मेदारी उनको वो लें, मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और जो अपना फीस उनकी पेंडिंग है उसको बिना किसी अखबार की कतरन में पढ़े, इधर उधर की बात कौची भौची किए, उसको फीस जमा कर दें, ताकि जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो उनके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनको भी वेतन हम दे सकें, समय से दे सकें। ये मेरी अपील है। और मैं पेरेंट्स से एक अपील करता हूं, ये परिवार है हमारी, पेरेंट्स, मैनेजमेंट और स्कूल से जितने भी जुड़े हुए, ये बड़ी परिवार है। परिवार के बीच में कोई विवाद अगर होता भी है तो बैठ के आपस में तय करना चाहिए। ये मामला हाईकोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है कि परिवार हाईकोर्ट में जाकर के तय कर रही है, और फिर हाईकोर्ट भी वही करेगी जो कानूनी रूप से होगा, जिसके सबके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। तो मेरी अपील पेरेंट्स से है कि कृपया किसी की बातों में ना आए, आप जो है अपने दिमाग से सोचें। आपकी संस्था है, आपका स्कूल है, आपके बच्चे के लिए है, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिम्मेदारी इतनी है कि आप फीस दे दें। जिन पेरेंट्स के पास आर्थिक संकट है उनको हम पूरी राहत देते हैं, कोरोना से पहले भी देते थे, अब भी देते हैं, हमें उसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। जब ये व्यवहार इस मैनेजमेंट का है तो पेरेंट्स को तो मेरे ख्याल से किसी भ्रम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप थे कंट्रीवाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे और सचिव NB भट्ट जी। उनका भी मानना है, वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं को चलाना और बच्चों को शिक्षा के से जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती का काम है। उनकी सरकार से भी उम्मीद है और साथ ही अभिभावकों से भी अपेक्षा है कि वो इस ऐसे मौके पर जितना संभव हो सके सहयोग करें। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।